आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये क्या है, क्वेश्चन का आपका कि हाल ही में केंद्र सरकार और राष्ट्रपति द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में भारतीय मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी कर दी गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने का बहुत ही चांस है, कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चन आने के चांस है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका 38 हो गया। ठीक है, पहले कितना था, तो पहले था आपका 33 प्लस 1, अब कितना हो गया 37 प्लस 1। ये भी ध्यान रखना जरूरी है, यानी पहले था 33 को न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, 34 हो गया। अब इसको बदलकर कितना हो गया करने वाला है, तो 37 को न्यायाधीश, ठीक है, और एक मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो अब जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में टोटल मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कितने न्यायाधीश होंगे, 38 होंगे। पहले कितना था, 34 थे। तो ये भी डाटा ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन जब भी देगा आपको ना, तो हो सकता है ऐसे दे, एस्टिमेट में आपको बदल दे कि पहले 34 थे जिसे बढ़ाकर 38 कर दिया गया, पहले 32 थे जिसे बढ़ाकर 38 कर दिया गया। तो पहले की भी डाटा याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो पहले 33 प्लस 1 34 था, अब बढ़ाकर कितना कर रहे हैं, तो 37 प्लस 1 यानी 38। मुख्य न्यायाधीश सहित बोले तो 38, केवल न्यायाधीश बोले तो 37। बस ऑप्शन ये डिपेंड करता है, आप पढ़ के गए 38, क्वेश्चन में पूछ गया सिर्फ मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके, आपको आएगा 37। चल रहा है, आपका आएगा क्या 37 आएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा इसी को, 37 को न्यायाधीश प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश, टोटल 38। अब बताइए, एक क्वेश्चन है मेरा पॉलिटी का आप लोगों से, आप बोले कि सर जीएस साथ में पढ़ाते हैं, तो जीएस वही बताते हैं जो इससे रिलेटेड होगा। ठीक है, अब जैसे आपका इसमें क्वेश्चन आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किस में है, आर्टिकल 124 में, आर्टिकल 124 में ही है इसका उल्लेख। ठीक, अब बताइए क्वेश्चन है मेरा कि ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है, कौन बढ़ा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जो है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ाएंगे, संसद। ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास। आप कहेंगे इसमें राष्ट्रपति भी है, आपको पता ही होगा, कोई भी कानून संसद से पारित होता तो राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे तभी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति भी किसका हिस्सा है, संसद का। संसद में कौन कौन शामिल होता है, देखते संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं ना। जब ये संसद का भाग है और हम क्या कह रहे हैं कि संसद ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ा सकते हैं, कौन, संसद। तो ऑलरेडी इसमें आपका राष्ट्रपति आएगा ही, तो लोकसभा राज्यसभा से बिल पारित होगा तभी आपको स्वीकृति देते कौन, राष्ट्रपति की, पता ही होगा। एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से और बनता है कि ये बताइए हमको कि राज्यों के जो आपका क्या कहते हैं, हाई कोर्ट होता है। ठीक है, क्या होते हैं, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में जजों की संख्या कौन बढ़ा सकता है, ये क्वेश्चन अच्छा है, आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जजों की संख्या कौन बढ़ा सकता है, ये शक्ति किसके पास होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में संसद के पास है, अभी बढ़ा रहे हैं, बिना संसद की अनुमति के नहीं हो सकता है। ठीक है, केवल चाहेंगे राष्ट्रपति हम कर ले, नहीं हो सकता। ठीक, तो ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कौन बढ़ा सकते हैं, संसद। ठीक है, मेरा क्वेश्चन दूसरा है कि बताइए कि हाई कोर्ट में, जैसे पटना हाई कोर्ट है, तो उसमें जजों की संख्या बढ़ाना है, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना है, तो ये किसके पास शक्ति है कि इसको बढ़ा सकता है, संसद के पास, राज्य का है। हालांकि राज्य के कंट्रोल में नहीं होता है, बात सही है। कौन कर सकते हैं, ऑप्शन दे आपको, ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन दे, राज्यों में हाई कोर्ट में जजों की संख्या कौन बढ़ाता है। पहला ऑप्शन संसद, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन राज्यपाल, चौथा ऑप्शन विधानसभा। कौन, देखिए ध्यान रखिएगा, राज्यपाल, देखिए यहाँ पर जो है ये आपका राष्ट्रपति का अधिकार है, राष्ट्रपति अपने इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं।
ठीक है, नहीं राज्यपाल की शक्ति नहीं है। राज्यपाल को वो शक्ति नहीं है कि किसी राज्य के यानी हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ा दे। ठीक है, ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अब बात करें सुप्रीम कोर्ट का तो संसद के पास। ये दो क्वेश्चन पॉलिटी में बनता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? संसद। हाई कोर्ट में राष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति, ये याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका है कि रिपोर्ट्स का एक की और तो बताएंगे हाई कोर्ट का उल्लेख किस आर्टिकल में? 200 पक्का? कैसे याद रखते हैं? इस दोनों कुछ है कॉमन? नहीं दिख रहा है। ये क्या है? 124 है। ये क्या है? 214। यहाँ देखिए ना, दो आ गया यहाँ पर, एक आ गया यहाँ पर। तो कुछ आपको ऐसे भी ध्यान रखिएगा, जो केंद्र का चीज है वो आर्टिकल थोड़ा ऊपर आते हैं। ठीक है, जैसे राज्य में जाते हैं तो आर्टिकल थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। मान लिया आपको 224 भी याद है, 124 भी याद है, 214 भी याद है। अब कौन सा सुप्रीम कोर्ट है, कौन सा हाई कोर्ट है? तो हाई कोर्ट केंद्र में आती है तो सोचिए वो ऊपर होगा, तो कम वाला आर्टिकल होगा। राज्य जैसे जाएंगे आप तो अनुच्छेद बढ़ जाता है। ठीक है, चाहे हम संसद पढ़ेंगे फिर विधानसभा पढ़ेंगे, दोनों आर्टिकल में देखिए कितना का अंतर होता है, उससे भी अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि इसको बस इस दो को इधर लाइए, एक को इधर लीजिए, आपका ये बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी गए वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2026 में भारत कौन सा स्थान पर? कौन सा है? 157। 157 प्रथम स्थान पर कौन सा है? कौन है प्रथम पर? नॉर्वे। प्रथम पर आपका नॉर्वे है, भारत किस पर है? 157 पर है। अब देखिए यहाँ पर क्या स्टैटिक क्वेश्चन बनेगा? आप बोल रहे थे जी के, नहीं बनेगा। जहाँ बनेगा उसको हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, यहाँ बनता है तो चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव था, वहाँ पूरा डिटेल्स में पढ़ा दिए उपराष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, कौन भाग लेते हैं, और महाभियोग में कौन भाग लेते हैं, राष्ट्रपति बता दिए। ठीक है, तो उतना हम बताएंगे। ऐसे पढ़ने में थोड़ा सा याद भी रहता है। ठीक है, ये भी हम पढ़ लिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा की जीएस भी पढ़ ली, जीके भी पढ़ लिए, कि संसद के बारे में जान गए। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है कि मई 2026 में किस उपन्यास ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 जीतकर इतिहास रचा है? इस पुरस्कार को पाने वाले पहली मैंड्रिन चीनी उपन्यास बन गया है। ठीक है, मैंड्रिन चीनी भाषा का पहला उपन्यास बना है जिससे आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। क्या होगा? यह होगा ताइवान ट्रैवलर। किससे मिला, याद है ना? बताइए तो। अच्छा, क्या नाम है? यांग स्वांग। बस ये चीनी नाम है ना, ताइवान का ये कहाँ का है? ताइवानी लेखिका है, ताइवान ताइवानी लेखिका है ये। ठीक है, ये महिला है, यांग स्वांग जी, इन्हें मिला है। इसी का ये क्या है, कृति कर सकते हैं, ताइवान ट्रैवल्स। ठीक है, उसी के कारण से इसे मिला है आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज। यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन कि इंटर 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे मिला? यांग च्वांग जी को। कहाँ के है? ताइवान की लेखिका है। ठीक है, और ये चीन की पहली मैंड्रिन भाषा, चीनी भाषा मैंड्रिन, उसमें पहला उपन्यास है जिसे ये प्राइज मिला है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा ये किस पुस्तक के लिए या किस कृति के लिए से ये मिला है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, किसके लिए मिला है? ताइवान ट्रैवलॉग के लिए। ठीक है, हाँ, इसका याद है आपको, इसका इंग्लिश में अनुवाद कौन किया है? क्या होगा? लिंकिंग। क्या नाम है? ऐसी कुछ नाम है ना, लिंकिंग। ये जो है ना, ये आपको इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आता है वो। क्वेश्चन घुमाना रहेगा, घुमा सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हाल ही में 2026 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज विजेता ताइवान ट्रैवलर को मिला है। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? क्वेश्चन बन सकता है ना, तो इसका भी नाम ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, निम्न से किसने द लाइब्रेरी मैन ऑफ द इंडिया नामक पुस्तक लिखा है? देखिए, ये पुस्तक का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि
देखिए द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, ये पुस्तक इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उपराष्ट्रपति जी के हाथ से लॉन्च हुआ है, ठीक है। अब जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कोई भी बुक को लॉन्च करते हैं तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। हालांकि हर साल बहुत सारे बुक आते हैं, ठीक है, लेकिन सब थोड़ी याद रखेंगे। तो ये इसीलिए याद रखेंगे क्योंकि ये हमारे उपराष्ट्रपति जी उसको विमोचन किया है। ये क्या है? सीपी राधाकृष्णन। ये भारत के कौन से क्रम का राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति? 15वां। कौन से क्रम का है? 15वां। बताइए किस राज्य से संबंधित है ये? तमिलनाडु। कहाँ से है? और ये बताइए, ये जो है सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से है। हाँ, ये आपका उपराष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? महाराष्ट्र के राज्यपाल, है ना। ये भी थोड़ा ध्यान रखिए, महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। देखिए हम बोल रहे हैं ज़्यादा, लिख रहे हैं कम। जैसे हम लिखते बोलते हैं ना, वो भी लिखिए आप उसमें। जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे ये आया सीपी राधाकृष्णन, कहाँ से? 15वां उपराष्ट्रपति बने हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से, ठीक है। और ये राष्ट्र उपराष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? महाराष्ट्र के राज्यपाल। तो ये सब फैक्टर हम बोल रहे हैं ना, उस भाषा में आप लिख लीजिए, वहाँ पर जहाँ नोट्स दिए ना वहीं लिख लीजिए, समय देंगे आपको लिखने के लिए। इससे फायदा ये है कि आपका ये नोट्स बन जाएगा, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है वो आपके नोट्स में ही रहेगी, कभी भी उसको पढ़ेंगे तो वो भी एक्स्ट्रा में पढ़ लेंगे। जैसे अभी आपको वहाँ बताया हम ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है। तो कुछ जीके भी जान गए कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कौन बढ़ाता है, हाई कोर्ट में आएगा तो कौन बढ़ाता है, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किस में है, हाई कोर्ट के किस में है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उससे हम देखेंगे। इसका क्या होगा, क्या कर रहे हैं? ये है आपका पीपी सत्यन, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है? पीपी सत्यन के द्वारा लिखा गया है, द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। जिसका विमोचन जो है आपका उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा किया गया है, ठीक। लिख लिए? अगला, निम्न में से कौन सा जो है यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य बना है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहेंगे है तो वन डायलैक्ट, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखिए ये तो सबको पता हो, मुझे लगता है कौन है? असम। तीसरा कौन है? असम। ये तो पता है सबको, असम है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? पहला कि यूसीसी का उल्लेख किस आर्टिकल में है? 44, ठीक है, वो सबको पता होगा। आर्टिकल 44 में है यूसीसी। अब जो यूसीसी है, समान नागरिक संहिता, ये जो आर्टिकल 44 है, इसको क्या बोलते हैं? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किसमें आते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये क्या होता है? यह एक राज्य के लिए आदर्श होता है। राज्य को इच्छा है तो उसे लागू करे, इच्छा है, जबरदस्ती नहीं है। केंद्र सरकार या हम जबरदस्ती इसको नहीं कर सकते, इसका इच्छा है तो करेंगे। अब देखिए यूसीसी तो है आर्टिकल 44 में कहा था कि प्रत्येक राज्य को, ठीक है, समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए, ये कर्तव्य है। अब राज्य देख रहा है मेरा है तो काटते हैं। अभी जैसे 3 राज्य किया है, अब इसी के देखते थे और भी करेंगे। तो ये असम तीसरा राज्य है। तो पहला कौन है जी? पहला कौन सा है? स्वतंत्रता के बाद की बात करें, भारत जब आजाद हुआ उसके बाद बात करें तो प्रथम कौन सा है? कौन? उत्तराखंड ना, उत्तराखंड, ठीक है। दूसरा कौन सा है? गुजरात, ध्यान रखिएगा। और अभी आपका तीसरा राज्य बना है कौन? असम। और चौथा बनने वाला कौन पता है आपको? एमपी। एमपी भी इस पर विचार कर रहे हैं, न्यूज में आ रहे हैं कि ये भी समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। तो लिख लीजिए, पहला उत्तराखंड, दूसरा जो है गुजरात है, और तीसरा आपका है असम, जो आपका यूसीसी लागू करने जा रहा है, ठीक। अच्छा हाँ, आज़ादी से पहले तो बता देते हैं पहले। आपसे पूछे आज़ादी से पहले तो 1867 में, कब? देखिए आज़ादी से पहले बात करें तो 1867 में ही आपका गोवा में जो है यूसीसी लागू था। किसके द्वारा किया था? पुर्तगालियों के द्वारा। ये जो आपका है पुर्तगाली के द्वारा किया गया था, कब? 1867 में। तो ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है
की आज़ादी से पूर्व, भारत की आज़ादी से पूर्व जो है कौन सा राज्य है जहाँ पर यूसीसी लागू किया गया था? यानी आज़ादी से पूर्व कौन सा राज्य है जो आज़ादी से पूर्व तक आपका यूसीसी लागू था? ये है आपका गोवा। गोवा में 1867 में ही पुर्तगालियों ने समान नागरिक संहिता लागू किया था, तभी से लागू है आज भी। तो गोवा में ऑलरेडी है। उसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बोले तो उत्तराखंड है। ये आपका 2000 जनवरी 2025 में लागू किया था। ये जो है आपका ध्यान रखिएगा, जनवरी 2025 में लागू किया है। अभी गुजरात आपका यही मार्च 2026 में लागू किए हैं और ये अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, एक चीज और, ये होता क्या है? समान नागरिक संहिता क्या होता है बताइए कोई? यूसीसी ये होता क्या है? इससे फायदा क्या है? यूसीसी होता क्या, फायदा क्या है? तो देखिए यूसीसी है कि अभी क्या है कि सभी धर्म में अलग अलग व्यवस्था है, शादी का नियम अलग है। जो हम लोग करते वो नहीं, जो सरकारी है रिकॉर्ड में, जैसे कोर्ट मैरिज होता है ना, तो हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, सिख ईसाई सबके लिए अलग व्यवस्था है। देखिए हम लोग का धर्म तो अलग है, अपना करते वो अलग बात, जो सरकारी है प्रोसेस, जैसे तलाक का है तो हम लोग को बहुत लंबा प्रोसेस होता है। जैसे मुस्लिम समुदाय में है, पहले था कि 3 तलाक, 3 बार तलाक तलाक बोल दिए हो गया तलाक। सब्जी में नमक ज़्यादा है, 3 बार तलाक तलाक बोल दिए हो गया तलाक। ऐसे भी कानून था मुस्लिम, हाँ? तब उसको हटाया गया। तो सब धर्म में अलग अलग, सभी में अलग अलग नियम कानून है, शादी का, तलाक का। फिर आपका होता क्या कहते हैं, संपत्ति के उत्तराधिकार का। जैसे आपके पिताजी की संपत्ति है, उसमें किसका अधिकार होगा? तो बहुत सारे में कि जो लड़का है तो समान, लड़का की होगी लड़की की होगी, हालांकि नहीं मिलते अलग बात है, तो है तो समान बराबर अधिकार है। तो यूसीसी ये कहता है कि आप किसी भी धर्म का है, ठीक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको समान कानून को आपको मानना पड़ेगा। शादी का जो नियम हिंदू के लिए होगा सरकारी, वही आपका मुस्लिम सब समुदाय में होगा। ठीक, जो तलाक का प्रोसीजर है, जो हिंदू में होंगे या मुस्लिम, वो सबके लिए बराबर होंगे। उसमें ये नहीं कि इसके लिए अलग इसके लिए अलग। उत्तराधिकार का नियम सेम होगा। अभी एक नया चल रहा है लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है, सबसे खतरा इसी का है। ये जो कानून आ रहा है ना उसी के लिए आ रहा है। हम्म? तो लिव इन रिलेशनशिप पटना में तो नहीं चलता है, लेकिन दिल्ली जब जाइएगा पढ़ने के लिए तो वहाँ पर सच्चाई है, कोई भी मैक्सिमम स्टूडेंट अपने पार्टनर के साथ ही रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, आईएएस भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, नहीं तो इसी के कारण से ये यूसीसी लागू हुआ है। मेन यही परेशानी कर रहा है। ठीक है, ये सभी में की है, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, आपका नियम सबके लिए बराबर रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं समान नागरिक संहिता। ठीक है, आगे चलिए, अगला है क्या चीज? बिहार, बिहार यूसीसी लागू किया है। अच्छा, निम्न में से किस राज्य में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के द्वारा भारत के पहले ऊर्जा संयंत्र का, सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया? बिहार नहीं होगा, तेलंगाना होगा। हम लोग को लगता है ना कि बिहार में स्वयं सहायता समूह बहुत सारे काम करते हैं, जीविका दीदी, ठीक है, लेकिन इसका आंसर होगा तेलंगाना। ये तेलंगाना की स्वयं सहायता समूह के द्वारा किया गया है सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन। अगला, हाल ही में कितने सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार ये चुना गया? ठीक है, बताइए आंसर आप लोग। कितने सांसद को जो है अ, सांसद रत्न पुरस्कार के लिए घोषणा किया? देखिए, हाँ, जो देखिए जो बेस्ट काम करता है सांसद, सांसद जानते हैं ना भाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या है ना? हाल ही में कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार, ठीक है, सांसदों को संसद का रत्न, यानी संसद का सबसे अच्छा सांसद जो अपना क्षेत्र में काम किए हैं, उसके लिए सरकार पुरस्कार करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी से होगा, सभी पार्टी से होता है। तो उसमें आपका टोटल जो है ना 12 सांसदों को दिया गया है। ठीक है, और इसमें ध्यान रखिएगा लोकसभा से कितने हैं, तो लोकसभा से आपका है 10, और आपका राज्यसभा से कितना है, ये आपका 2। ठीक है, अब बात करें इसका डिटेल्स, तो डिटेल्स हम अलग से सब्जेक्टिव क्लास में करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें महिला का बात करें तो 2 महिला है,
2 महिला सांसद इसमें शामिल है। नाम भी लिख दे, एक है मेघा कुलकर्णी, मेघा कुलकर्णी, और एक है आपका अस्मिता उदय। ठीक है, ये 2 महिला है जिसे ये सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। मान लीजिए 12 में से सिर्फ आपसे महिला पूछ ले, तो हालांकि इसको डिटेल्स हम अलग से क्लास करेंगे सब्जेक्टिव फॉर्म जब पढ़ेंगे तब, ठीक। क्योंकि इसमें ये भी है कि किस पार्टी से कितने सांसद हैं, ठीक है, किस क्षेत्र से है, तो अलग अलग राज्य में मिलते हैं, तो उसको डिटेल्स में हम जानेंगे, ठीक। फिलहाल इतना ध्यान रखिए 12 सांसद मिला है। हाँ, एक चीज़ और है, इसका शुरुआत कब हुआ था, तो इसका शुरुआत हुआ था आपका 2010 में, ठीक है। और 2010 में किसके सहयोग से, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी के सहयोग से, इसी के देन है ये आपका सांसद रत्न पुरस्कार शुरू किया गया था, ठीक है। यानी सुझाव दिए थे आपका एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, ठीक है। उस दिन से आपका बेस्ट सांसद का अवार्ड हर साल देते हैं। इससे फायदा क्या है, इससे मोटिवेट होते हैं सांसद काम करने के लिए, ठीक है। आप बताइए क्लास में इतने बच्चे हैं, ठीक है, टेस्ट हम लेंगे, जो टॉप करते हैं उसको प्राइज़ क्यों देते हैं, यहाँ बुलाते हैं, प्राइज़ देते हैं, उससे कुछ पूछते हैं, क्यों, कि बच्चे जो वाइली है वो भी क्या करें, मोटिवेट हो, वो भी सोचे कि हम भी यहाँ आए, हमको भी प्राइज़ मिले। यहाँ जो हम संस्था स्टार्ट किए थे प्राइस से ही स्टार्ट किए थे ना, 5 टेस्ट हम फ्री में लिए थे, और सब में 500 400 300 200 प्राइस दिए थे। ये इसीलिए दिए थे कि बच्चा को बस टेस्ट के नाम पे ना एनर्जी मिलेगी, टेस्ट देने जाना है, क्योंकि प्राइज भी लेना है। ये सब होता है तरीका, यही तरीका इसका भी है काम कराने का। सांसद से अच्छा काम कराना है तो कुछ उसको पुरस्कृत कीजिए, ठीक है। और नेता लोग इसमें तो माहिर रहता है पुरस्कार लेने में, प्राइज लेने में, देने में नेता लोग आगे रहते हैं। किसी को देना है, फीता काटना है तो आगे रहेंगे, ठीक है, या कुछ चीज लेना है तो वहाँ आगे रहेंगे, फिर काम की बात आए तो वहाँ थोड़ा सा पीछे होते हैं। हम्म? हाँ, अभी हम देख रहे हैं इसका निशांत कुमार को, बहुत लोग कहते हैं शरीर में दम नहीं है, शरीर में दम नहीं होना चाहिए, आपकी जुबान में दम होना चाहिए, ठीक है, आपके काम में दम होना चाहिए। जैसे अभी निशांत कुमार है, वो स्वास्थ्य मंत्री है, जो भी है अभी काम अपना स्टार्ट निशांत के नाम में है, जो भी है काम स्टार्ट किया है, यदि उसी पर रहे तो वो भी जनता का फेवरेट बन सकता है, जैसे नीतीश कुमार थे ना। तो डिपेंड नहीं करता कि आपका चेहरा कैसा है, आप कैसे कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, आप दुबले पतले हैं, उससे डिपेंड नहीं करता, आपका काम बोलना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि देखने बहुत अच्छे हैं और काम में है ही नहीं अच्छा। बहुत नेता है बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन काम है ही नहीं, तो कौन जानता है। तो काम अच्छा करेंगे सब जानेंगे, यही बात आप लोग को लागू होता है। चेहरा से चेहरा से शादी नहीं होगा आपका, आपके काम से होंगे, जॉब से होंगे, ठीक है। हम्म? ये नहीं कि भर दिन फेस वॉश लगा रहे हैं, कि वो अच्छा चेहरा बन जाए, अच्छा चेहरा बन जाए, और जेब में पैसे नहीं है। हम्म? जेब में फेस वॉश में कितना खर्चा होता है, ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन भविष्य में आगे रिश्तेदार आएंगे ना, तो ये नहीं कहेंगे बाबू आपका फोटो दिखाओ, बस ये कहेंगे करते क्या हैं? जॉब नहीं करते तो क्या करते हैं, जॉब करते तो किस में करते हैं, ठीक है। वहीं से डिसाइड होता है कि आपका लाइफ पार्टनर कैसे मिलेंगे। अगला और क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के लिए यूनेस्को यूनेस्को ब्लूमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से किससे समझ, यानी सिंपल समझिए, सुनिए क्वेश्चन सिंपल समझिए, कह रहा है कि 2026 के लिए किसे जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया गया है, ठीक है। ये संस्था का नाम लिखा है आगे, बस इतना ध्यान रखिए 2026 के लिए किसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया गया है। यानी कहते तो प्रेस की स्वतंत्रता का जो प्राइज होता है वो किसे दिया गया, इस बार दिया आपका सूडानी जर्नलिस्ट सिंडिकेट को। इससे पहले दिया था आपका ला प्रेंसा, याद होगा 2025 में यही सम्मान किसे दिया था, ला प्रेंसा को दिया गया था, ठीक है। इस बार किसे दिया है, तो सूडानी जर्नलिस्ट सिंडिकेट को दिया गया। उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ऐसा है नहीं जो बताएंगे, बस ये ध्यान रखिए ला प्रेंसा को 2025 में मिला था। अगला क्वेश्चन है,
594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्वारा किया गया, किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? क्वेश्चन ये है आपका कि हाल ही में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया, ठीक है। ये कारक किसको जोड़ता है? गर्मी लग रहा है, फ्रेंड बोल लीजिए। अरे मेरा क्या है, हम ऐसे रह जाएंगे। देखो हम लोग कष्ट झेले हैं, ठीक है, लेकिन एक ही ब्याज है ना लोग। मेरा क्या था, हम तो कष्ट डेली झेलते हैं, ठीक है, उतना तो मेरा का डेली है, हम पढ़ा सकते हैं गर्मी में। क्वेश्चन ये कह रहा है 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस जिसका उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया गया, किन को जोड़ता है? ये जोड़ता है आपका मेरठ और प्रयागराज को, ठीक है, मेरठ और प्रयागराज को जोड़ते हैं और इसका उद्घाटन आपका प्रयागराज में किया गया। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में स्पेस, ये क्वेश्चन अच्छा है, मई 2026 में स्पेस स्टार्टअप गैलेक्सी आई द्वारा विकसित विश्व के पहले ऑप्टोसौर उपग्रह मिशन दृष्टि के को अंतरिक्ष में भेजने के लिए किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया? ठीक है, ये आपका फाल्कन 9। ये फाल्कन 9 निजी रॉकेट है, किसका है? एलन मस्क का, एलन मस्क का है, तो इसी की तरफ प्रक्षेपित किया गया है। ये जो है आपका स्टार्टअप कंपनी गैलेक्सी आई, ये भारत का पहला स्टार्टअप कंपनी है जो अपना रॉकेट लॉन्च किया है, ठीक है। तो भारत भी अब शिफ्ट हो रहा है कहाँ पर, यानी वाणिज्य की ओर, ठीक है। देखो इसरो तो है ये हमारा, हाँ? तो उसका जो अपना रॉकेट, लेकिन प्राइवेट कंपनी भी अब बना रहा है ना, अपना रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, यानी धीरे धीरे जो है ना अंतरिक्ष को वाणिज्य की ओर ले जा रहे हैं, व्यापार की ओर, वहाँ से भी बिजनेस करना अच्छा खासा। अमेरिका जो एलन मस्क जो है इतना आगे कैसे बढ़ा है? तो जितने प्राइवेट का आपका रॉकेट होते हैं, सेटेलाइट होते हैं, सारा लॉन्च करते हैं। ये भी है, फाल्कन 9 अपने रॉकेट से लॉन्च किए। अगला क्वेश्चन है, भारत के 18वें रेलवे जोन कौन बना? बताइए, रेलवे के स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि 18वें रेलवे जोन के रूप में किससे घोषित किया गया? कौन होगा? कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण तटीय रेलवे, ठीक है, दक्षिण तटीय रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? विशाखापट्टनम, ठीक है, तो विशाखापट्टनम। और ये भारत का सबसे लेटेस्ट 18वां रेलवे जोन है, दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय आपका विशाखापट्टनम है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 2026 आईसीसी महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन देश करेगा? नहीं, अभी हो रहा है और इसका फाइनल होगा आपका 5 तारीख को, ठीक है। अब देखते हैं भारत कहाँ था, इंग्लैंड और वेल्स में। कहाँ होगा? इंग्लैंड और वेल्स होगा, नहीं हो रहा है, ठीक है, हाँ, इंग्लैंड और वेल्स में। मेरा अगला क्वेश्चन है कि ये आपका 26वां है, T20 वर्ल्ड कप कितने साल का होता है? 2 साल का होता है। तो अगला क्वेश्चन मेरा देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है, बताइए कि 2028 में कहाँ होगा? यही क्वेश्चन सेम है कि 2028 में महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ होंगे? याद रखिएगा, ये हमारे नालायक पड़ोसी के पास होगा, पाकिस्तान। 2028 में कहाँ होगा? पाकिस्तान। ऐसे यहाँ पर स्टूडेंट नहीं है, पाकिस्तान को बोले नालायक तो उसको खराब लगता है, कितना कितने लोग हो सर, ये भी तो अच्छे, वहाँ भी तो अच्छे इंसान होगा, लेकिन पूरा देश को हम देखें तो कर्तव्य तो सही नहीं है, हम तो बुरा ही कहेंगे। उतना भी दयालु नहीं बनना है कि हम जो मेरा है उसको भी रिस्पेक्ट, क्या रिस्पेक्ट देंगे हम। तो 2028 में कहाँ होगा? पाकिस्तान में होगा। 28 में पाकिस्तान में होगा, पक्का है कि भारत जाएगा नहीं खेलने के लिए? नहीं जाएगा, तो स्वाभाविक है इसमें कुछ न कुछ जुड़ेगा, चाहे श्रीलंका जुड़ेगा, चाहे यूएई जुड़ेगा, ठीक है, श्रीलंका जुड़ेंगे, चाहे यूएई, कोई ना कोई एक देश जुड़ेंगे जहाँ हम खेलेंगे, तो हम यहाँ जाने वाला है नहीं। अब फिलहाल के लिए घोषित है पाकिस्तान, पाकिस्तान जाने के अभी हो रहा है आपका इंग्लैंड और वेल्स में। एक चीज और, महिला टीम अभी खेल रही है भारत तरफ से, कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर, और भारत की पहली महिला कप्तान है हरमनप्रीत कौर,
जो वर्ल्ड कप भी जीते हैं। इससे पहले मिताली राज गए फाइनल में, 2 बार 3 बार गए हैं, लेकिन कभी जीत नहीं पाया। ठीक है, लेकिन हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में जीता गया। अगला क्वेश्चन, 2026 में होने वाली फीफा विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से कौन करेंगे? यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। तो आपका ए भी होगा, सी भी होगा और बी भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी। अच्छा, बढ़ मेरा अगला क्वेश्चन है, क्या था? फीफा वर्ल्ड कप 2026। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2026 सेम क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, वर्ष 2026 में आयोजित महिला के प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप खिताब किस देश ने जीता? पहला याद रखिए, उबर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, वो भी महिला के लिए। एक होता है उबर कप, एक और कौन होता है? थॉमस कप। देखिए दो होते हैं, एक होते हैं थॉमस कप। देखिए ये भी होता है आपका बैडमिंटन का ही है, लेकिन ये होता है पुरुष का। हाँ, ठीक है, महिला में बैडमिंटन का उबर कप या उबेर कप, पुरुष में थॉमस कप। ये जो है उबेर कप, ये जीते आपका दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया। हराया किसको है? तो ध्यान रखिए, उप विजेता है इसका चाइना। उप विजेता आपका है चाइना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उबेर कप 2026 जो बैडमिंटन की टूर्नामेंट है, कौन जीता है? तो दक्षिण कोरिया जीते हैं। किसे हराकर? तो चीन को हरा करके। बात करें थॉमस कप का, तो थॉमस कप जीते आपका चीन। हाँ, क्या था? हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर उप विजेता की बात करें तो ये आपका है फ्रांस। उपविजेता फ्रांस है, विजेता चीन है थॉमस कप का, जो पुरुष का बैडमिंटन खेल होता है। और ये महिला के दक्षिण कोरिया जीते हैं और चीन उपविजेता है। उसको भी लिख लीजिएगा बगल में। हाँ, 26 का ये दोनों। फ्रांस। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ मिलकर आधिकारिक तौर पर वर्ष 2027 को, देखिए एक क्वेश्चन वैसे ध्यान रखना है, वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन। कौन किया है? फ्रांस, जो अभी सबसे ज्यादा चर्चे में रहे थे, मिलोडी, यानी इटली। ठीक है, तो इटली के सहयोग से इटली और भारत एक साथ जो है 2027 को क्या मनाएंगे? तो 27 को मनाएंगे संस्कृति और पर्यटक वर्ष के रूप में मनाएंगे। अब क्वेश्चन देखिए ऐसे भी हो सकता है कि क्वेश्चन पूछेगा आपको, हाल ही में भारत और इटली संयुक्त रूप से किस वर्ष को संस्कृति और पर्यटक वर्ष मनाने की घोषणा किया है? अब उल्टा हो गया, तो क्या कहेंगे ये क्वेश्चन नहीं आया है? देखिए क्वेश्चन से ऑप्शन बन सकता है, ऑप्शन से क्वेश्चन बन सकता है, वो डिपेंड करता है आपका लैंग्वेज कैसे दे रहा है। तो इसी क्वेश्चन को हम जब टेस्ट में पूछेंगे ना, हो सकता है लैंग्वेज बदल जाए आपको। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिए, प्रत्येक संडे को आप क्लास कर रहे हैं, प्रत्येक संडे को हम आपका जो भी क्लास हो रहा है उसका टेस्ट होगा। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन वही रहेगा जो हम क्लास में करवाएंगे, बशर्ते अंतर इतना है कि लैंग्वेज आपका चेंज हो सकता है, ऑप्शन चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिए हैं कि 2027 को भारत किसके साथ मनाएंगे? तो इटली के साथ। इसी क्वेश्चन बदल देगा कि हाल ही में भारत और इटली किस वर्ष को संस्कृति और पर्यटक वर्ष मनाने की घोषणा किया है? 2027। तो क्वेश्चन, भाषा बदलना मेरे हाथ में है, एग्जामिनर के हाथ में है, कैसे भी भाषा बदल सकते हैं। ठीक है, अगला, विश्व की पहली कोयला बैटरी। अब देखिए विश्व का पहला है तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता आपके लिए। विश्व की पहली कोयला बैटरी जिसे जीरो कार्बन इमिशन
डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल भी कहा जाता है को विकसित करने वाला पहला देश कौन है? बस सिंपल ध्यान रखिए, कोयला बैटरी विकसित करने वाला पहला देश कौन है? ये है चाइना। ठीक है, ये कौन है? चाइना। अगला, निम्नलिखित में से किसने इटालियन ओपन 2026 का टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल खिताब जीता है? जैनिक सीनर, ये आपका विजेता है और आपका ये जो है उप विजेता है। ठीक है, यानी किसे हराकर जीते हैं? कैस्पर रुड को हराकर जीते हैं। ठीक है, अब जैसे आया आपका इटालियन ओपन, उसी तरह से आपका था ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन। तो इस सभी को हम एक क्लास में कवर करते हैं, खेल को अलग कर देते हैं। ठीक है, खेल जितने भी है टूर्नामेंट, उसको हम अलग क्लास में करवा देंगे, आपको डिटेल्स में करवाएंगे, यानी कि सिर्फ क्वेश्चन डिटेल्स में पूरा कहाँ हुआ था, कौन विजेता है, कौन विजेता है। ठीक है, तो खेल का भी टॉपिक अलग से करवाएंगे, योजना का भी अलग से कराएंगे, इंडेक्स को भी अलग से करवाएंगे। इसमें आया ठीक है, अलग से भी करवाएंगे डिटेल्स में। ठीक है, क्योंकि जब भी आपका इटालियन ओपन, यहाँ हमको पढ़ना चाहिए यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, जितना ओपन है एक साथ कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो हम अलग से करवाएंगे। अगला, हाल ही में हाल ही में देश के तीसरे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस स्थान को मंजूरी दिया? इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये है हमारे बिहार में। ठीक है, तो ध्यान रखें, देश की तीसरी राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ किए जा रहे हैं? तो हाजीपुर में। ठीक है, ये तंजावुर तमिलनाडु में, ये भारत का दूसरा है, और पहला आपका ये हरियाणा में है। ये तीसरा है ना बिहार में, तो पहला आपका हरियाणा में, दूसरा तंजावुर तमिलनाडु में है, और तीसरा आपका बनने जा रहा है कहाँ पर? हाजीपुर में। तो आपके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिए कहाँ पर तीसरा स्थापित करने जा रहा है, तो हाजीपुर बिहार। क्योंकि मेरे बिहार से है, तो बिहार से कैसे भी क्वेश्चन तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यदि बिहार से है तो वे हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य या शहर में, ये भी अच्छा क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य या शहर में मद्रास आईआईटी मद्रास ने मई 2026 के दौरान अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है? अब इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एक तो आईआईटी है, ठीक है, आईआईटी मद्रास कर रहे हैं, और वो भी विदेश में कर रहे हैं। ठीक, कहाँ होगा? ये आपका होगा कैलिफोर्निया। ठीक है, अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में जो है आईआईटी मद्रास जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने जा रहे हैं। ठीक है, यह किया है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, इसका लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, कैसे आएगा एग्जाम में, बदलेगा तो क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र किसके द्वारा स्थापित किया गया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई। ठीक है, ऐसे ऑप्शन आपका दे देगा। तो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर आपका लैंग्वेज कैसे बना रहा है। हम चाहे ना तो उसको 3-4 लैंग्वेज में क्वेश्चन बना सकते हैं। क्यों? मुझे आइडिया क्यों है, क्योंकि हम क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग खुद करते हैं ना, चाहे स्टेटमेंट बेस्ड हो, चाहे ये क्वेश्चन हो, जितने क्वेश्चन है सारा के लैंग्वेज देना, ऑप्शन देना हम खुद क्रिएट करते हैं। कैसे ऑप्शन देना है, कैसे लैंग्वेज देना है, समझ रहे हैं? तो मेहनत है, इस चीज़ में मेहनत लगता है। अब हर चीज़ को लिखना पड़ता है, अब नहीं भी लिखिएगा तो फिर भी मेहनत है करने, अरेंज करने में, भाषा कैसे दे, ऑप्शन कैसे दे। अगला, भारत की अगुवाई में शुरू किया जाना अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में 26वें सदस्य कौन बने हैं? अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात, इसका पहला सम्मेलन होने जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का पहला समिट आपका होने जा रहा है कहाँ पर? भारत, नई दिल्ली में। ठीक है, होगा, सब्जेक्टिव टॉपिक करवाएंगे तो इसको भी हम लेकर आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस क्या है, इसमें कौन कौन सा जो कैट है यानी बिल्ली है उसका सदस्य है उसमें शामिल किया गया है, जिसका संरक्षण करना है। ठीक है, तो ये भारत की
के द्वारा ही शुरू किया गया है और इसके लिए का पहला समिट नई दिल्ली में होने जा रही है। और इसका जो है 26वां सदस्य कौन बना है, तो इसका 26वां सदस्य बना था सऊदी अरब। 26वां सदस्य कौन बना है, सऊदी अरब बना है। पहला समिट होगा कहाँ पर, भारत में। लिखते जाइए सब, जो भी हम एक्स्ट्रा चीज लिखते हैं तुरंत आप लिख लीजिए सर। अगला देखिए, अगला है कि मई 2026 में किस देश को, नहीं ये सेम क्वेश्चन है सर, क्या होगा, सऊदी अरब। क्वेश्चन रिपीट करिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा कामगारों या मजदूरों की अधिकारों की सुरक्षा के लिए, रक्षा और उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए, क्वेश्चन अच्छा ये भी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा कामगारों या मजदूरों के लिए की रक्षा के लिए और उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए ई श्रम साथी ऐप, ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया है। ये क्या आपका छत्तीसगढ़। देखिए 100 से श्रम, 6 से छत्तीसगढ़, थोड़ा याद रख सकते हो, बनता है श्रम साथी, श्रम छत्तीसगढ़, ऐसे आप ना मिला के याद रख सकते हैं। या ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, समझ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, तो बस है? हाँ, मजदूरों के अधिकार की रक्षा और उससे डिजिटल बनाने के लिए, डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन दे सकता है, ये छोटा ऑप्शन हो गया, इसी की जब घुमाएंगे तो आपका लंबा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन लैंग्वेज हम कैसे दे रहे हैं, एग्जामिनर कैसे दे रहे हैं। 52वें G7 समिट, ये भी हम करवाएंगे आपको सब्जेक्टिव क्लास में कि 52वें G7 समिट कहाँ हुआ, उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल अपना ध्यान रखिए कहाँ हुआ है, फ्रांस में। फ्रांस के किस शहर में हुआ है, हम तो पढ़ेंगे एवियन शहर में। अब एवियन शहर का ही कोई स्थान होगा जो आपको याद है, जैसे पटना है तो पटना में और शहर में बेनार है, महेंद्रू है, तो वैसे भी स्थान होगा। बस इतना ध्यान है कि फ्रांस हुआ है, क्या मतलब है। इससे पहले कहाँ हुआ था, 25 में कहाँ हुआ था, सही तो है। 51 होता 25 में, ये 52वां है जो अभी हाल ही में हुआ है फ्रांस में। ठीक है, और आप जो बोल रहे हैं ये 51वां है जो आपका 2025 में है। ये कहाँ हुआ है, हाँ हाँ तो ठीक है। किस देश के राष्ट्रपति ने, तो सही है, जहाँ समिट होगा वहीं के राष्ट्रपति आमंत्रित करेंगे। सिंपल बात है ना। एक चीज बताइए, भोज है मेरे पास तो हम आमंत्रित कौन करेगा, हम ही करेंगे ना। मेरे मान लीजिए मेरे रिश्तेदार में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, अब मान लीजिए कोई मेरे रिश्तेदार का है तो हमको कहना ही पड़ेगा भाई मेरे पास भोज है। मेरे रिश्तेदार कह देगा उससे नहीं होगा। तो जो इसका सदस्य है G7 का, उसमें से कोई सदस्य नहीं आमंत्रित करेंगे, जहाँ समिट होगा वही आमंत्रण करेंगे। तो फ्रांस में समिट हुआ तो फ्रांस के राष्ट्रपति ही आमंत्रित किए होंगे, स्वाभाविक बात है। ठीक है, अगला, गुजरात के गांधीनगर में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में जो है भारतीय खिलाड़ी कुल कितने पदक जीते हैं। पहली बात ध्यान रखिए कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है, गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इसका आयोजन कहाँ हुआ है। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में। इसमें भारत टोटल पदक कितने जीते हैं, वो जीते आपका 10। गलत है, सही भाई। आपका इसमें देखिए, याद रखिए कितना गोल्ड था, कितना आपका सिल्वर है, कितना ब्रॉन्ज है। 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और आपका 9 ब्रॉन्ज। ठीक, रैंक की बात करें, भारत की रैंक क्या था,
भारत का रैंक थे 12वां। ठीक है, बात करें प्रथम रैंक पर कौन था, ये है आपका चाइना। बस इससे ज़्यादा मत याद रखिए। ठीक, भारत टोटल 10 पदक जीते हैं, जिसमें 0 गोल्ड है, 1 ब्रॉन्ज है और 9 सॉरी 1 सिल्वर है, 9 ब्रॉन्ज है। आपको तो अच्छे से पता होगा, ये सब तो आपको अच्छे से पता होगा। इसका महत्व क्या है गोल्ड का, उसको गोल्ड मिलता है, सेकंड को सिल्वर, थर्ड को ब्रॉन्ज। तो इसमें भारत 10 पदक जीते हैं, गोल्ड 0 है, 1 आपका सिल्वर है, 9 ब्रॉन्ज है। रैंक आपका 12वां है, फर्स्ट रैंक पर चाइना है। अगला, वर्ष 2026 में के मई महीने में ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स समिट 2026 में कहाँ होगा बताएंगे। ब्रिक्स समिट 2026 में कहाँ होने वाला है, नहीं पता। ये आपका हमारे भारत में होने वाला है। ठीक है, कहाँ होगा, भारत में होगा। अब भारत में होगा तो क्या कह रहा है कि विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ है। ठीक है, तो भारत के शहर में होगा पक्का, क्योंकि मेन समिट कहाँ होना है, भारत में होना है। तो विदेश मंत्रियों का बैठक कर पक्का भारत में होगा कहीं। अब भारत में मुंबई है और आपका नई दिल्ली है, तो नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में आपका ब्रिक्स के जितने भी आपका विदेश मंत्री है उसके बैठक हुआ है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ये समिट होने वाला आपका इंडिया में। इसी तरह से जब आपका G20 समिट हुआ था इंडिया में, तो G20 समिट से क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल रहा है। इसका थीम क्या था, कहीं पूछा कहाँ आयोजन हुआ था, फिर कहीं पूछेगा इसका क्या कहते हैं कि G20 समिट में किसे G20 का 21वां सदस्य बनाया गया था, किसे बनाया गया था। भारत में 23 में क्या हुआ था, G20 समिट हुआ था। तो उसमें G20 एक नया सदस्य बना था, कौन, अफ्रीकन यूनियन। याद है, तो यहाँ से नहीं याद है, आप पिछला क्लास में आप नहीं थे, अच्छा कराए थे हम G20 अच्छे से, G20 पूरे डिटेल्स में करवाए। ठीक है, तो उसमें 21वां सदस्य बना था अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, वो भारत में ही समिट हुआ था तो बना था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अब हो रहा है आपका ब्रिक्स समिट इंडिया में। ठीक है, तो ब्रिक्स समिट हमको पढ़ना डिटेल्स में जरूरी है, क्यों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकता है कि ब्रिक्स समिट का इस बार थीम क्या होगा। ठीक है, उसमें शेरपा किसे बनाया गया है, शेरपा का बैठक कहाँ होगा, विदेश मंत्री की बैठक कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होगा। ठीक है, अब फिर आपको याद रखना है G20 में कौन कौन सा सदस्य है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है आपका करेंट से स्टैटिक में मिलाकर पूछता है। स्टैटिक क्वेश्चन भी आपको करंट में दे देगा, पहला स्टेटमेंट ये देगा कि 2026 में जो है ब्रिक्स समिट भारत में होगा या हुआ है। दूसरा दे देगा कि ब्रिक्स में ये सदस्य है। ठीक है, तो आपको तो स्टैटिक ही पता होना चाहिए, इसीलिए इस टॉपिक को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ब्रिक्स समिट हो चाहे G7 समिट हो या चाहे आपका G20 समिट हो। ठीक है, ये हम अलग से क्लास डिटेल्स में जानेंगे। अगला है मई 2026 में आयोजित हुए 24वें वरुण सैन्य अभ्यास, नाम से ही क्लियर है, अरुण वरुण, ये होता है फ्रांस के साथ। ठीक है, अरुण वरुण जो सैन्य अभ्यास होता है ये होता है आपका फ्रांस के साथ। अगला ये बताइएगा, आप बता देंगे पक्का, वैभव सूर्यवंशी। देखिए ये बिहार के एग्जाम में मुझे लगता है ना कि इस बार इसके नाम से प्रश्न आना चाहिए। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी कहाँ के हैं, समस्तीपुर के हैं। हाँ, और ये जो है रिकॉर्ड किसके तोड़े हैं, क्रिस गेल का। तो क्रिस गेल कितने छक्का लगे थे आपको, एक सीजन में 59, एक सीजन में क्रिस गेल के रिकॉर्ड कितने थे, 59 6 का रिकॉर्ड थे। ठीक है, और वैभव सूर्यवंशी कितने लगाए हैं, ये आपका लगा है शायद 65, इसका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इस बार, यानी एक सीजन में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने के रिकॉर्ड। देख रहे हैं, एज डिपेंड नहीं करता है, नहीं कहता एज जस्ट अ नंबर, यही बात है।
14-15 साल का है, पता है एनर्जी कहाँ से है, किसी गेंदबाज को नहीं छोड़ते हैं। हम क्रिकेट नहीं देखते हैं, लेकिन ये बैटिंग करते तो हम जरूर देखते हैं। टाइम है तो क्रिकेट बहुत दिन से नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये खेलते हैं तो देखते हैं जरूर। तो ये इतना अच्छा खेलते हैं, 15 गेंद गेंद खेलेंगे, लेकिन चला तो बहुत अच्छा, नहीं चला तो कोई बात नहीं, चलता है अच्छा खासा। हम्म। अगला है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होने वाली राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए भारतीय दल के सेफ्टी मिशन के रूप में किसे चुना गया है। अब देखिए, एक प्रश्न में ही प्रश्न है क्या है? एक प्रश्न में प्रश्न ये है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कहाँ होगा? ग्लासगो, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। ये होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का भाई साहब मेरे पास बजट नहीं है, वो मना कर दिया, ठीक है। तब इसका आयोजन हो रहा है कहाँ पर? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। पहला क्वेश्चन कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ होंगे? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। ये इसके लिए भारत किस भारतीय को सेफ डी मिशन नियुक्त किया है? ये आपका है रोहित जस जैप राजपाल, चलो क्या नाम है? रोहित राजपाल। अब इसी में क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, लेकिन जब स्टार्ट होंगे तब बनेगा। ध्वजवाहक और समापन पर ध्वजवाहक, दो क्वेश्चन बनता है, एक तो स्टार्टिंग में और एक समापन में। शुभंकर क्या है, ठीक है। ये सब जब हो जाएगा ना, तब हम अलग से पढ़ेंगे राष्ट्रमंडल खेल 2026। फर्स्ट रैंक पर कौन है, सेकंड पे कौन है, भारत किस रैंक पर है, भारत को कितना मेडल मिला, किसको क्या मिला। क्योंकि बिहार के एग्जाम का एक नेचर है कि वो खेल से क्वेश्चन देता ही देता है, तो खेल से क्वेश्चन देगा ही देगा, ठीक है। और लड़का में क्या है कि कई उम्र की खेल से संबंधित रहते हैं, उसको पता है। गर्ल्स में थोड़ा दिक्कत होते हैं, खेल से इंटरेस्ट सबको नहीं रहता है। आपको तो होना चाहिए। क्योंकि इसको याद करना पड़ता है, हम लोग को याद नहीं करना पड़ता, देखते हैं क्रिकेट उधर उधर याद हो जाता है। जैसे आईपीएल है, बताइए आईपीएल कुछ ज़्यादा याद करना पड़ेगा कि ऑरेंज कैप किसे मिला, यानी पर्पल कैप किसे मिला, सबसे अधिक छक्का कौन लगाया, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसे मिला, याद नहीं करना पड़ेगा, याद होगा ही हम लोग को। और जिसको क्रिकेट से इंटरेस्ट नहीं है उसको तो पढ़ना पड़ेगा। अगला, मई 2026 में निम्नलिखित में से किसे दोबारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष चुना गया? कौन थे पहले? के सी वेणुगोपाल। इन्हें दोबारा जो है आपका लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाया गया। अभी चेंज हुआ है नाम उनका, कौन? अभी लेकिन चेंज होगा, आपको कब पूछा गया? तो जैसे अभी देखिए, अभी सीडीएस चेंज हुआ है, ठीक है, और नौसेना का उप प्रमुख चेंज हुआ है। तो वो सब भी करवाते हैं, जैसे पिछले क्लास में था सीडीएस चेंज हुआ है, नया बना है, तो वो करवाते हैं। तो जितने भी जैसे बदलता है ना आपका अध्यक्ष, बोलते हैं सब टॉपिक करवा देंगे, अध्यक्ष का, सबमिट का, ठीक है। देखिए मंथली बैच जो क्लास चल रहा है, क्लास चलने दीजिए, टॉपिक बैच भी हम चलाएंगे, कुछ छूटेगा नहीं आपको, जितना नई अपडेट होता है। आज ये बोले ना नौसेना, थल सेना बहुत जल्द बदलती रहता है, 1 महीना पर, 1.5 महीना पर, कितना लोग याद रखेंगे। इससे अच्छा है कि जब आपका एग्जाम रहे ना, एग्जाम उससे पहले देख लीजिए किसका अध्यक्ष चेंज हुआ है। अध्यक्ष सब है ना, अभी मत याद कीजिए। अध्यक्ष जितने होते हैं ना, वो अभी मत याद रखिए, जिस जब एग्जाम देने जा रहे हैं उससे 10 दिन पहले आप लिस्ट बना लीजिए नया वाला का, ठीक है, उसको याद रखिए। अभी याद किए, ठीक है, एग्जाम देने जाएंगे मान लीजिए 1 महीना बाद, वो पता चला कि चेंज हो गया है, ठीक है, तो वो अध्यक्ष, हाँ जैसे आरबीआई का अध्यक्ष है, थोड़ा सा परमानेंट होते हैं, वो याद रखेंगे। नौसेना, थल सेना, इस सब का प्रमुख चेंज 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बाद चेंज होते रहता है। कितना लोग याद रखेंगे? नौसेना, थल सेना, सीडीएस सब पूछते हैं, ये आपका वनडे जो एग्जाम होता है उसमें। 26 वाला पूछा था, आप बताइए, सीडीएस वाला कल क्लास करवाए थे। एक चीज बताइए, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22। बहुत अच्छा। 22 में कितने लोकसभा से होते हैं, कितने राज्यसभा से होते हैं? हैं? एक चीज ध्यान रखिएगा, राज्यसभा से लगभग दोगुना होता है लोकसभा का। 7 इसका है, 7 × 14 = 15, ठीक है, 7 ये 15।
स्वाभाविक है, लोकसभा से मेंबर अधिक होता है तो अधिक सदस्य होगा ही, रेशियो में लेना है। राज्यसभा से कम होता है तो कम सदस्य होता है। तो 22-15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। अगला, केंद्र सरकार द्वारा मई 2026 में स्वास्थ्य वर्धक भोजन और पोषक तत्वों के भरपूर कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किए हैं? ये है आपका कौन? पोषण आहार ना, सेहत मिशन। ये कौन किए हैं? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया। सही है, सेहत मिशन ही होगा। ठीक है, पोषण आहार अलग चीज है, एक साप्ताहिक कार्यक्रम है पोषण आहार। ठीक है, ये अलग है, सेहत मिशन अगला क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन है ये? अच्छा, लास्ट है। मई 2026 में आयोजित 11वें क्वाड विदेश मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ? इन सीनोन। एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्वाड समिट 2026 कहाँ होगा? भारत में। देखिए, एक ब्रिक्स समिट हो रहा है, तो ब्रिक्स समिट का करा कि विदेश मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। ये क्या है? क्वाड का है, तो क्वाड समिट भी कहाँ होने वाला है? इंडिया में होने वाला है 25 में। इसलिए क्वाड का विदेश मंत्री की बैठक कहेंगे तो इंडिया पहले खोजेंगे। ठीक है, इंडिया में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो ये भी कॉमन सेंस काम करता है कभी कभी एग्जाम। आपको पता है कि क्वाड का बैठक इंडिया में होने वाला है, अब पूछ रहा है विदेश मंत्री पूछे या कोई भी मंत्री पूछे, तो पहला ऑप्शन मेरा तक रहा है कहाँ? इंडिया कहाँ है? तो इंडिया यहाँ पर एक ही जगह है, यहाँ पर, तो ऑप्शन सी लगा देंगे। ठीक, मतलब क्वाड में सदस्य कौन कौन सा है? क्वाड का जी, क्वाड का सदस्य कौन कौन से देश आते हैं तो बताएंगे? स्टैटिक्स वाला, क्वाड में कौन कौन से सदस्य आते हैं? कौन कौन सा सदस्य है क्वाड का? एक तो भारत समझ में आता है, भारत है। दूसरा, पहली बात, क्वाड में कितने सदस्य हैं? नाम है क्वाड, क्वाड्रेटर, क्वाड 4, नाम है सही, 4 सदस्य हैं। पहला भारत और जापान। ठीक है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और नहीं अमेरिका। देखिए, नाम क्वाड है और ये क्वाड में 4 सदस्य शामिल है आपका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं, अलग से लिखिए कह रहे हैं, ऑप्शन में ही देखिए क्या दिया है? अमेरिका दिया है, उसका सदस्य है। जापान दिया, उसका सदस्य है। ऑस्ट्रेलिया है, उसका सदस्य है। भारत भी है। तो स्वाभाविक है ऑप्शन भी वही देंगे जो इसका सदस्य होंगे, क्योंकि जो सदस्य है उसी के पास बैठक होगा। अब जिसका जो सदस्य नहीं है उसके पास बैठक क्यों होगा? जैसे G7 समिट है, G7 का सदस्य भारत नहीं है, तो क्या कभी भी G7 का आयोजन भारत में होगा? नहीं होगा। अब फिर लेकिन भारत का पावर है कि उसको आमंत्रित करते हैं, आइए देखिए आप, बस आप निर्णय बताइए क्या क्या होगा, हम लोग क्या क्या निर्णय कर सकते हैं, बस। हाँ, उसमें सहयोग लेना है, बस उसके लिए बुलाते हैं। हेलो, नहीं सोते रात को? पढ़ाई ज़्यादा हो रहा है? पढ़ाई जब ज़्यादा हो रहा है तो टेस्ट में नंबर कहाँ बढ़ रहा है? नींद आने का मतलब क्या है कि रात को ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं, हो सकता है। चलिए, आपका ये एंड हुआ। ठीक है, अब समय है नहीं, हम आपको करवाएंगे, कल करवा देंगे अप्रैल का। ठीक है, अप्रैल का कल करवा देंगे। जैसे इसमें लिखे होंगे आप, जितना भी फैक्ट नहीं लिख पाए होंगे तो ये आपको पीडीएफ, जैसे हम पढ़ाए वैसे ही पीडीएफ ये ग्रुप में मिल जाएगा आपको। ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये आपको जैसे हम पढ़ाए ना वैसे ही पीडीएफ आपको ग्रुप में दे देंगे, वहाँ से आप मिला लीजिएगा, लिख लीजिएगा जो भी बाकी रहेगा। इससे और भी आपको करना है तो यही वीडियो आपका यूट्यूब पर जाएगा, तो वहाँ से आप कर लीजिए। ठीक, आज जो एक चीज़ और, जो नए छात्र हैं, ठीक है, जो टॉपिक वाइज होगा क्लास सब्जेक्टिव, वो यूट्यूब पर नहीं जाता है। ठीक है, ये अभी फिलहाल हम कर रहे हैं, बाद में जितने भी यहाँ क्लास होगा ना वो कोई भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसलिए करें कि बच्चा जाने थोड़ा सा। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि हम यहाँ पैसा देंगे फिर पढ़ेंगे तो उसका यूट्यूब पढ़ा देते हैं, तो कोई मतलब बनता नहीं है।
तो यूट्यूब पर क्लास कुछ ही दिन जाएगा, जैसे हम लोग सब्जेक्टिव आएंगे, टॉपिक वाइज जाएंगे डिटेल्स में, तब हम यूट्यूब पर बंद कर देंगे, ठीक है। ये सिर्फ आपका ऐप पर रहेगा। आप ऑफलाइन लेंगे तो आपको ऑनलाइन भी होने देंगे, वहाँ से भी क्लास कर सकते हैं। मान लीजिए किसी दिन घर चले गए, ठीक है, अभी कैमरा लग जाएगा तो लाइव साथ में रहेगा दोनों, ऑफलाइन ऑनलाइन, ठीक है। तो 7 बजे टाइमिंग है, 7 बजे आपका स्टार्ट हो जाएगा, आप घर से देख लीजिए जब नहीं आए तो। लेकिन आने का फ़ायदा ये है कि यहाँ ऑफलाइन ऑन में अंतर ये है कि यहाँ जैसे आप लिख रहे हैं, ठीक है, आप घर पे हैं, आपके पास ये नोट्स आगे में है कि नहीं है ये हम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अलग बात है। इसमें आप लिख लिए हैं, आप कभी भी रिवाइज करेंगे तो आपको यहाँ लिखा हुआ सारा फैक्ट जो काम का है, वो कभी भी आप रिवाइज करेंगे। आज सब्जेक्टिव वाइज रहेगा तो उसमें टेंशन नहीं है, सारा डिटेल्स आपको दिया ही आगे में, पढ़ लीजिए फिर आप क्वेश्चन बना लीजिए, ठीक। और कोई कुछ पूछना है? एक चीज़ और हम कहेंगे, कोई डेमो कर रहे हैं तो एक क्लास डेमो करके जज मत कीजिएगा मुझे या किसी भी को, किसी भी शिक्षक को एक दिन हम जज नहीं कर सकते, ठीक है, या किसी भी व्यक्ति को। आप मेरे क्लास में आए, ठीक है, हम नहीं कर सकते आपका नेचर कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, आप पढ़ने में कैसे हैं, ठीक है। कुछ दिन देखेंगे तब भी कर सकते हैं। इसी तरह से क्लास को होता है, किसी भी शिक्षक को होता है। मेरा आवाज़ आपको थोड़ा सा समझने में समय लगेगा, एडजस्ट करने में, हम कैसे बोलते हैं, कोई भी टीचर का नया जाएंगे ना तो अटपटांग सा लगता है आवाज़, तो उसमें समय लगता है एडजस्ट करने में। मेरा भाषा समझ आएंगे तो पढ़ाने का तरीका भी समझ आएंगे, ठीक है। तो डेमो करते हैं तो 2-3 क्लास कीजिए, हम ये नहीं करें कि आप एडमिशन ही लीजिए, ठीक है। दूसरे संस्था में जाएंगे तो आपको कोई भी नोट्स देते हैं तो सिर्फ पेड वाले के देते हैं, जो डेमो के किए हम ऐसे नहीं करते हैं। मेरे पास इंक्वायरी में आते हैं ना बच्चा, तो हम पकड़ा देते हैं, आप जाकर देखिए, ठीक है, कंटेंट कैसा है। नोट्स दे देते हैं कि आप एक बार रूम पर जाकर देखिए, चाहे टेस्ट का हो चाहे किसी का हो। आप तो आते थे क्लास में से टेस्ट में, आप कॉलेज टेस्ट में आते थे ना यहाँ पर? परसों आए थे? बच्चा है बहुत सारे, ठीक है, अभी घर गए हैं छुट्टी में, खासकर गर्ल्स में अभी कम है सारे, अभी घर गए, ठीक है। 1 घंटा समय दीजिएगा डेली, तो आपको अलग टाइम नहीं देना पड़ेगा क्रेडिट के लिए, इतना है। आप 1 घंटा मॉर्निंग में डेली हमको दीजिए, उसके बाद आप घर पर मत पढ़िए, ठीक है, आपका सारा चीज़ हो जाएगा। हाँ, जब संडे का टेस्ट होता है तो आप उससे पहले एक बार सारा नोट्स दे के दीजिए, ठीक है। हाँ डाले हैं, हाँ जहाँ तक हुआ है वो अपलोड है, अभी आज जहाँ हुआ वो अपलोड हो जाएगा। जहाँ तक हम कल करवाए थे ना तो यूट्यूब पे है, वहाँ से आप एक बार मिला लीजिएगा, लिख लीजिएगा जो भी लिखना रहेगा, ठीक है। अब बाकी जनवरी से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो हुआ है सारा वीडियो प्रोवाइड कर ही देंगे, बता रहा हूँ मेरा। अब एक दिन में नहीं जानेंगे ना हम क्या प्रोसेस, हम क्या चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि डेली मान लीजिए 2 नया बच्चा आएंगे तो हम डेली हम तो नहीं बता सकते हम कैसे चलेंगे। अभी मेरा कथन है कि जनवरी से लेकर, क्योंकि मेरा ऑनलाइन बंद था कुछ दिन से, ठीक है, 1-1.5 महीना से, बच्चा 5-6 हज़ार बच्चा है मेरा ऑनलाइन में, ठीक है। तो स्वाभाविक है उसको नज़र हमको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जनवरी से आपको पहले हम मार्च तक करवाए थे, 20 मार्च तक, ठीक है, ये क्लास पहले, ठीक है। वहाँ से हम बंद किए हुए थे, नहीं हुआ क्लास। तो मेरा कोशिश है कि अभी फिर से हम जनवरी से स्टार्ट किए, तो जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च आपका हो गया, अप्रैल ऑफलाइन तो हो गया, ऑनलाइन अभी बाकी है, ठीक है। हम सोच रहे कल ऑफलाइन ऑफलाइन ही करवा देंगे, ये सभी पढ़ लेंगे नया वाला, आप लोग को भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अप्रैल बाकी है, अभी मई होगा, आज मई कंप्लीट हो गया, ठीक है। बस बचा जून, एक दिन और रुकिए, जून कंप्लीट करने दीजिए, मंथ मेरा यहाँ तक आ जाएगा, तो बच्चा को थोड़ा सा होश आ जाएगा कि चलो सर आप रेगुलर करवा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, जो हम बोल रहे टॉपिक वाइज जितने भी हाईलाइट टॉपिक है उसको करवाएंगे एक एक क्लास में, ठीक है। और बीच बीच में आपका 2025 से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए आज सब्जेक्टिव क्लास हुआ किसी टॉपिक का, तो कल हम 25 का लेकर आ जाएंगे क्लास, दिसंबर का, ठीक है। किसी दिन सुने, पता है मुझे बचा आप कैसे हैं और भी क्या है, तो किसी दिन नवंबर करवा देंगे, ठीक है। सितंबर तक मंथ वाइज करवा देंगे, उसके बाद जो बाकी है सबको हम कंबाइंड करवा देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ और है, आपके एग्जाम से पहले बोले ना कि सर इसका सबमिट ये नाम जो है ना किसी का अध्यक्ष, वो हम लोग भी नहीं याद रखते हैं, ठीक, क्यों, वो चेंज होता है, जो परमानेंट है जैसे आपका RBI है परमानेंट है, उसका आप याद रखिए। अभी अब जैसे खास करके ये जो है नौसेना, थल सेना,
अ, ये सब जो है यूनेस्को ये सब बदलते रहता है। उस एग्ज़ाम से 5 दिन पहले आप एक लिस्ट बना लीजिए सारा का, नया का, एक बार पढ़ देख लीजिए बस। उस समय पढ़ते हैं, इस चीज़ को हमेशा नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। और वो एक क्वेश्चन वनडे एग्ज़ाम में ही आता है, आपका बिहार पुलिस, बिहार दरोगा उसमें आते हैं, तो वो अभी मत पढ़िए, एग्ज़ाम से पहले पढ़ लीजिएगा। बाकी जो कंसेप्ट वाला चीज़ है, ठीक है, करंट भी 2 तरह का होता है, एक होता है फैक्चुअल, एक होता है कॉन्सेप्ट वाला चीज़, जो हम याद लॉन्ग तक रख सकते हैं, 2 तरह से होता है। तो सब्जेक्टिव जब भी पढ़ते हैं तो उसमें कभी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे नहीं है। G20 समिट कब हुआ? अभी तक क्वेश्चन आ रहा है। चंद्रयान 3 कब गया? चंद्रयान 3 कब गया, लॉन्च हुआ? अभी तक क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं। हाँ, आप बोल रहे हैं 25, हम 24 का करवाएंगे, क्या टेंशन ले रहे हैं? 24 का भी करवाएंगे, संसद भवन से क्वेश्चन अभी तक बनता है, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक है जो 24 का 23 का भी आते हैं। अब 71वीं बीपीएससी देख लीजिए। देखिए मेरा मेन ध्यान रहता है जो आपका सिविल सर्विस बीपीएससी है, उस लेवल को लेकर हम चलते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे इस लेवल तक का मेंटेन करना है, समझ रहे हैं? तो उसमें सब आते हैं, इसीलिए टॉपिक वाइज भी करेंगे। आपका सबमिट हुआ, आपका योजना हुआ, आपका क्या कहते हैं, सर बिहार एसएससी के टेस्ट पढ़े चल रहा है कि मैं अल्टरनेट चलता है। डिस्कशन करवाते हैं। डिस्कशन में क्या करवाना, वो मैथ रीजनिंग की दिक्कत है, मैथ रीजनिंग हम यहीं रहते, पूछ लीजिए। मैथ में मतलब जीके जीएस के भी डिस्कशन होता सुनिए, है। जीके जीएस का डिस्कशन होगा, बशर्ते मेरे पास अभी सोर्स नहीं ना है, कैमरा नहीं है, मोबाइल से हम कितना कर, सब बंद कीजिए दोस्तों, वीडियो को, वीडियो पॉज करें, बंद कर दीजिए।